भारत के भूगोल में अपना जो आज सेकंड पार्ट है उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। भारत की स्थिति विस्तार को अपन 3 वीडियो के रूप में पूर्ण पढ़ लिया था। अगला जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों का अपन अध्ययन करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश या भौगोलिक स्वरूप, भारत के भौतिक प्रदेश। अब भारत के भौतिक प्रदेश किन आधारों पर कितने प्रकार के हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में, किन रूपों में और कितने रूपों में और कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत के भौतिक प्रदेशों का अपन अध्ययन जो करेंगे वो अध्ययन कितने रूपों में करेंगे? 2 रूपों में। एक तो किस आधार पर? एक अपन बात करेंगे उनकी, तो वो बात करेंगे उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर एक तो है उच्चावच के आधार पर, और दूसरे भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। दूसरे किस आधार पर? भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने आधारों पर अध्ययन करेंगे? 2 आधारों पर, उच्चावच और भौगोलिक विशेषता के आधार पर। अब जो उच्चावच है उसके आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है, जबकि भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। तो अपन सबसे पहले तो ए उच्चावच के आधार पर और बी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब इसमें से अपन सबसे पहले पढ़ेंगे उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेश। उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेश। अब उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों को किन किन भागों में बांटा गया है? उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर। अब उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था, और कौन कौन से? तो वो पर्वत के रूप में, पहाड़ियों के रूप में, और पहाड़ियों के साथ में पठार, और पठार के साथ में मैदान। और इस प्रकार से उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांट लिया गया? 4। कौन कौन से? पर्वत, पहाड़, पठार और ये क्या है? मैदान। पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान। तो इस प्रकार से कितने भागों में बांट दिया गया है उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों को? तो 4 भागों में बांट दिया गया। ये तो अपन को जो दिखाई दे रहे हैं ये तो है पर्वत। ये क्या है? पर्वत। ये क्या है? पहाड़ी। ये है पठार, जो कि ऊपर उठा हुआ भाग लेकिन ऊपर से समतल। और ये जो भूभाग है ये है मैदान। ये भाग क्या है? मैदान। उच्चावच के आधार पर हाइट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक हाइट में है पर्वत, फिर है पहाड़ियां, फिर पठार, फिर क्या रहेंगे? मैदान। अब ये भारत में कितने % कौन सा क्या पाया जाता है उनकी अपन बात करें तो भारत में 10.5% तो क्या पाए जाते हैं? पहाड़। 18.6% क्या पाई जाती है? पहाड़ी। 27.7% क्या पाए जाते हैं? पठार। और सर्वाधिक 43.2% क्या पाए जाते हैं? मैदान। अब इनमें से सर्वाधिक कौन से हैं? तो सर्वाधिक कौन से हैं? तो सर्वाधिक तो मैदान। न्यूनतम कौन से हैं? तो न्यूनतम है पर्वत। अब आरोही क्रम की दृष्टि से देखें तो न्यूनतम से यह सर्वाधिक की ओर
जाते हैं। और हाइट के अकॉर्डिंग बात करें, ऊंचाई, तो ऊंचाई के अनुसार इनका क्या क्रम रहेगा? तो ऊंचाई के अनुसार सबसे ऊंचा तो क्या रहेगा? पर्वत, फिर इनका ये क्रम रहेगा। ऊंचाई में सबसे बड़ा पर्वत, फिर पहाड़ी, फिर पठार, फिर मैदान। और प्रतिशत की दृष्टि से कि भारत में पर्वत कितने परसेंट? 10.5%, पहाड़ियां कितने परसेंट? 18.6%, पठार कितने परसेंट? 27.7%, और मैदान कितने परसेंट? 43.2%। इनका संख्या की प्रतिशत की दृष्टि से अवरोही क्रम पूछे तो ये इस रूप में जाएगा: मैदान, पठार, पहाड़ी, पर्वत। और हाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान। आरोही क्रम पूछे तो आरोही क्रम ये रहेगा: पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान। ये इनका आरोही क्रम। अवरोही क्रम पूछे तो मैदान, पठार, पहाड़ी, पर्वत। तो ये उच्चावच के आधार पर जो अपने भौतिक प्रदेश थे, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। अब सेकंड बात अपन किसकी करेंगे? भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। तो अगला अपन क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भौतिक प्रदेश। बी किसकी बात करेंगे अपन? भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। अब भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? आधार पर। तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो वह स। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? स। अब स भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। वो कैसे, किस रूप में, वो अपन मैप के रूप में देख लेते हैं। यह भारत का मैप है, ये अपना भारत है। और यहां पर ये अपने द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहां पर ये लक्षद्वीप समूह। और अपन इसमें भारत की बात करें तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में? 100 भौतिक प्रदेशों में। तो एक तो अपना ये भौतिक प्रदेश हो जाएगा यहां तक, जो इस कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये अपना भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो ये है अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो नंबर 1 भौतिक प्रदेश कौन सा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के ठीक दक्षिण में इसकी हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो उसकी अपन बात करें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहां तक, ये ब्रह्मपुत्र के मैदान तक। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र किस रूप में जाना जाता है? तो ये अपना दूसरा प्रमुख प्रदेश है, वो है उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान, ये है उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान। अब उसके बाद में इस दिशा में ये जो दिखाई दे रहा है पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इस भूभाग में, और ये कौन सा प्रदेश है? तो ये है भारतीय महान मरुस्थल। भारतीय महान मरुस्थल। तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है? भारतीय महान मरुस्थल। तीसरा कौन सा है? भारतीय महान मरुस्थल। इसके बाद में और भौतिक प्रदेशों की बात करें तो और भौतिक प्रदेश कौन से रहेंगे अपने पास? तो ये यहां पर लद्दाख पठार, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा क्षेत्र जहां पर यहां तक ये अरावली का क्षेत्र, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति वाला कौन सा कहलाएगा? तो ये पूरा 4 नंबर अपना भौतिक प्रदेश कहलाएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार।
4 नंबर भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। इसके अलावा और भौतिक प्रदेश की बात करें तो यहां पर ये तट पर जो प्रमुख तट दिखाई दे रहा है ये, और यहां पर ये पूरा, इसे अपन क्या कहते हैं? तटीय मैदान। तटीय मैदान जो समुद्र के तट के पास में स्थित है, ये क्या है? अपने तटीय मैदान। और छठा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो छठा भौतिक प्रदेश है, ये द्वीपों के रूप में अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में ये पाए जाते हैं। ये अपने हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भौतिक प्रदेश कुल कितने हैं भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर? तो 6 भौतिक प्रदेश है। पहला जैसे अपना हो गया उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा हो गया उत्तरी विशाल मैदान, तीसरा हो गया भारतीय महान मरुस्थल, 4 नंबर हो गया प्रायद्वीपीय पठार, 5वां हो गया तटीय मैदान, और 6ठा कौन सा हो गया? द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब इनमें से अपन वापस लिख भी लेते हैं, तो कौन सा? तो सबसे पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वह है उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान। और तीसरा भौतिक प्रदेश है भारतीय महान मरुस्थल। भारतीय महान मरुस्थल। भारतीय महान मरुस्थल। नंबर 4 भौतिक प्रदेश है, उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। और 5 नंबर जो अपना भौतिक प्रदेश है उसका नाम है तटीय मैदान। तटीय मैदान। और 6 नंबर जो भौतिक प्रदेश है वो है द्वीप समूह। द्वीप समूह। तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर अपने भौतिक प्रदेश कितने हो गए? तो वो सब भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी विशाल मैदान, भारतीय महान मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इनमें अपन सबसे पहले जिस भौगोलिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो अगला आप लिखो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पहला कौन सा भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे? तो वो रहेगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसे विशेषकर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है हिमालय। हिमालय। अब इस हिमालय में अपन इसके रूप में क्या बात करेंगे इसकी? तो इसके अपन विशेषकर पॉइंटों में देखें तो सबसे पहले तो इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण की बात करेंगे कि इसका निर्माण किस रूप में हुआ, किस प्रकार से हुआ। दूसरी बात करेंगे इसका विस्तार कहाँ तक है, विस्तार कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कितने किलोमीटर चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, वो अपन बात करेंगे विस्तार के रूप में। तीसरी बात करेंगे इसकी स्थिति, ये कहाँ से कहाँ तक किस रूप में कहाँ पर स्थित है। और चौथी बात करेंगे इसके अध्ययन की। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अपन बात किस किस रूप में करेंगे। एक तो अपन बात करेंगे इसकी कि इसका निर्माण कैसे हुआ। दूसरी बात इसका विस्तार कितना है, मतलब कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कुल इसकी लंबाई कितनी है, इसकी पश्चिम में चौड़ाई कितनी, पूर्व में कितनी, और चौड़ाई अधिक है तो उसका कारण क्या है, कम है तो क्यों है। और तीसरी बात करेंगे इसकी कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन से पर्वत से लेके कौन से पर्वत तक। और उसके बाद में इसका अध्ययन, अगर ये यहाँ पर इसका इतना विस्तार है तो इसका अध्ययन किस रूप में कि ये इसकी कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन सी में कौन सी चोटी है, कौन सा दर्रा है। तो इसको अध्ययन अपन कितने रूपों में करेंगे, 4 रूपों में। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, इसका निर्माण कैसे हुआ।
निर्माण पढ़ने के बाद में इसमें अपन पढ़ेंगे इसका विस्तार, फिर स्थिति, फिर अध्ययन। तो सबसे पहले अपन इसके निर्माण की बात करेंगे। तो इसका निर्माण कैसे हुआ और कहां से हुआ, जिसको अपन और किस काल में हुआ है। तो लिखो आप निर्माण, हिमालय का निर्माण की बात करेंगे। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ था, तो वो सबसे पहले तो पूरी पृथ्वी पर आपको पता है महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और वेगनर महोदय ने बताया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसके अनुसार सभी महाद्वीप एक दूसरे के रूप में, प्लेटों के रूप में टकराए। जहाँ पर अभिसरण हुआ पर्वतों का निर्माण हुआ, जहाँ पर अपसरण हुआ वहाँ पर घाटियों का निर्माण हुआ, दरारें पड़ी थी। और हिमालय भी उसी का एक नतीजा है। और इस हिमालय के निर्माण को अपन वीडियो के द्वारा समझते हैं, वीडियो संचालित करते हैं, इसका वीडियो अपन चलाते हैं। अब किस रूप से अपन देखो, यहां पर ये प्लेटें एक दूसरे से पृथक होती जा रही है। अब पृथक होने के बाद में देखो, यहां से ये प्लेट पृथक हुई एक दूसरे से, फिर वो किस रूप में आगे बढ़ती है। ये अपना कौन सा भाग है, प्रायद्वीपीय पठार, विशेषकर अपने प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और जिससे ये टकराएगी वो यूरेशियन प्लेट है, जिससे अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है और ये प्रायद्वीपीय की ये गोंडवाना लैंड की से अलग हुई प्रायद्वीपीय पठार है का भाग है, जो अब उत्तर की ओर बढ़ रहा है। और उत्तर की ओर जो ये प्लेट दिखाई दे रही है ये यूरेशियन प्लेट है। अब इससे टकराने के बाद में क्या नतीजा होगा, जैसे ये आगे बढ़ रही है और ये एक दूसरे से बढ़ते बढ़ते अब बीच में, अब इन दो प्लेटों के बीच में आपको जो ये सागर दिखाई दे रहा है ये टेथीस सागर है। ये यूरेशियन प्लेट है और ये अपनी गोंडवाना लैंड प्लेट है, जिसे अपन कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट, और इनके बीच का ये कौन सा सागर है, टेथीस सागर। अब ये दोनों प्लेटें आपस में क्या होगी, टकराएगी। और टकराने का नतीजा देख लेना। अब ये टेथीस सागर, उसके बीच में अवसाद नदियों द्वारा लाए गए थे। अब उनके गाद के रूप में इनके टकराने से, अभिसरण होने से किसका निर्माण हो जाएगा, हिमालय का। ये देखो निर्माण किसका हो गया, ये पूरा हिमालय का निर्माण हो गया। अब हिमालय का निर्माण होने के बाद में ये इस रूप में हिमालय की ये प्लेट एक दूसरे के अंदर धंस गई, फिर हिमालय की ये हाइट बढ़ रही है। अब इस रूप से ये पूरा का पूरा वर्तमान स्वरूप में अपना हिमालय दिखाई दे रहा है, जिसकी लगातार हाइट बढ़ रही है। और इतनी हाइट है कि इसकी बादलों की आपको आकृति इनके बीच में दिखाई दे रहे हैं, और इनके टॉप पर ये बर्फ रहती है। इतनी अधिक ऊंचाई है, और इनके देखो ये बादल इनके बीच में लहराते हुए हिमालय के। और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्या बन गया है, नवीन और वलित आकृति वाला अपना ये हिमालय बन गया। अब वीडियो अपन ने देख लिया है। अब वीडियो देखने के बाद में उसका निर्माण किस रूप में हुआ उसको अपन लिख भी लेते हैं, और अपने तरीके से भी इसको समझ लेते हैं। इसका निर्माण, विशेषकर इसका निर्माण किस काल में हुआ, तो इसका निर्माण हुआ था टर्शियरी काल में। टर्शियरी काल में। और टर्शियरी काल में कौन सी प्लेटों के टकराने से, यूरेशियन प्लेट व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण के कारण, प्लेट के अभिसरण के कारण टेथीस सागर के अवशेष के रूप में, अवशेष के रूप में किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। टर्शियरी काल में जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों का अभिसरण हुआ, टकराव हुआ, जिसका परिणाम यह था कि बीच में टेथीस सागर था, टेथीस सागर में अवसाद था, और जिसके कारण उनके टकराने से बीच में वो अवसाद वलित रूप में ऊपर उठ गया, जिससे किसका निर्माण हो गया, हिमालय का।
अब हिमालय का निर्माण टेथीस सागर से हुआ, इसलिए टेथीस सागर को हिमालय का गर्भ कहा जाता है। टेथीस सागर को हिमालय का गर्भ कहा जाता है। हिमालय का गर्भ कहा जाता है। टेथीस सागर को क्या कहा जाता है? हिमालय का गर्भ कहा जाता है। अब इसका अपन निर्माण कैसे हुआ उसकी अपन आकृति के रूप में भी समझ लेते हैं। तो इस रूप में सबसे पहले तो अपन समझने का प्रयास करते हैं। इस रूप में ये कौन सी प्लेट है? तो ये अपनी जो प्लेट है इसे अपन कहते हैं यूरेशियन प्लेट। दूसरी ओर ये जो प्लेट दिखाई दे रही है इस रूप में, ये प्लेट कौन सी है? तो ये अपनी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहां सामने कौन सी? यूरेशियन प्लेट। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या होता है? एक दूसरे की ओर खिसकना, मतलब अभिसरण। इनके मध्य अभिसरण हुआ और अभिसरण का नतीजा क्या हुआ? जब एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी और ऐसी स्थिति में इन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के गोंडवाना लैंड से यहां पर नदियां आ रही थी और यहां पर यूरेशियन प्लेट से यहां पर भी नदियां आ रही थी, और इस नदियों के स्वरूप इन दोनों प्लेटों के बीच में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो यहां पर यह पूरा का पूरा अपना जो सागर पाया जाता है, यह अपना कौन सा सागर है? टेथीस सागर। यह पूरा का पूरा टेथीस सागर। अब टेथीस सागर यह पाया जाता है, तो इस टेथीस सागर, ये कौन सा सागर? टेथीस सागर। जब नदियों का या किसी भी क्षेत्र में अगर जल आता है तो ये इस पूरे सागर में आ गया, तो उसके बाहरी जो अवसाद वाले कण हैं वो कहां पर जमा होंगे? पेंदे में। और जिसके कारण ये जो तलहटी वाला क्षेत्र था, गहराई वाला, यहां पर क्या जमा हो गए? ये अवसाद। क्या जमा हो गए? अवसाद। अब अवसाद जमा हो गए और जब ये पूरी की पूरी प्लेट आपस में टकरा गई और टकराने का परिणाम क्या निकला? इसके टकराने के परिणाम स्वरूप जब आपस में ये दोनों प्लेटें ऐसे टकरा गई तो ये जो अवसाद था, ये अवसाद वलय के रूप में कहां उठ गया? ऊपर। इस रूप में, इनके अवसाद के रूप में, ये वलय के रूप में ये क्या निकल गया? पूरा हिमालय। और ये किसका निर्माण हो गया? हिमालय का। अब हिमालय का निर्माण हो गया तो हिमालय की ज्यादा हाइट हुई तो उसे बादल टकराए, या उसकी अधिक हाइट के कारण वह तापमान कम हो गया तो बर्फ का जमा हो गया और वो वापस बर्फ ही पिघल कर ये नदियों के रूप में कहां आने लगी? टेथीस सागर में। और यहां से ये नदियां आ रही थी और बाद में इस टेथीस सागर को भी, जो कि गोंडवाना लैंड और हिमालय के बीच में था, तो इस टेथीस सागर को भी कालांतर में नदियों ने क्या किया? अवसादों से भर दिया, और जिससे कि इस प्रायद्वीपीय पठार, ये गोंडवाना लैंड का भाग है जो कि सबसे पुराना, क्योंकि ये तो पहले से ही था, और इनसे आने वाली नदियों ने, हिमालय से चलने वाली नदियों ने इसको अवसाद से भर दिया। लेकिन इसमें सर्वाधिक निर्माण था हिमालय से आने वाली नदियों का। कारण क्या था? हिमालय अभी नया बना है, उसको तेज गति से नदियों ने काट दिया और ऊपर से दूसरी हिमालय की हाइट थी अधिक, और ज्यादा गति से यहाँ अवसाद जमा हो गए, लगभग 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर तक अवसाद जमा हो गए। फिर यहाँ पर ये किसका निर्माण हो गया? मैदान का। तो ये मैदान किसके बीच में है? तो आज भी देखो, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, उसके उत्तर में मैदान, फिर उसके उत्तर में हिमालय। हमेशा जो ये अपने मैदान पाए जाते हैं, अपन ने देखे हैं कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की क्या है? बीच में है। ये किसका परिणाम है मैदान का निर्माण करना? तो ये हिमालय से आने वाली नदियों का परिणाम है, जिसके द्वारा मैदान निर्मित हुए। और जबकि हिमालय किसका परिणाम है? तो ये टेथीस सागर का, क्योंकि इसके द्वारा दो प्लेटों का टकराव हुआ जिसमें अवसाद जमा था और जो कि वलय के रूप में ऊपर की ओर उठ गया, इसलिए हिमालय वलित नवीन पर्वतमाला भी है। इसको अपन, इसी प्लेट को यहां पर फिर अलग रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हिमालय का निर्माण हो गया। अगली प्लेट में अपन देखते हैं किस रूप में। ये अपनी कौन सी प्लेट थी?
तो यूरेशियन प्लेट। और यहां पर ये कौन सी प्लेट थी? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये तो कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यहां पर उत्तर में कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। अब इन दोनों के बीच में कौन सा सागर पाया जाता है? तो इनके बीच में कौन सा सागर था? तो ये टेथिस सागर था। कौन सा सागर था? टेथिस सागर। ये अपना था टेथिस सागर। अब इसमें भी देखो, इन प्लेटों का जो टकराव हुआ, पूर्व में तो इनके बीच की चौड़ाई क्या रह गई? कम, तो अधिक टकराई। और पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई अधिक थी, जिससे ये कम टकराई, जिसके कारण यहाँ का जो अवसाद था वो अधिक हाइट तक गया, लेकिन हिमालय की चौड़ाई क्या हो गई? यहाँ पर कम। और यहाँ पर पश्चिम का जो था, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी चौड़ाई अधिक थी, तो इसमें हिमालय की चौड़ाई तो अधिक क्या हो गई? पश्चिम दिशा में, लेकिन ये टकराव कम होने के कारण ये इस रूप में प्लेट थी। यहाँ पे अधिक टकराई तो हाइट अधिक, लेकिन हिमालय की चौड़ाई कम। और यहाँ पर दबाव कम लगा पश्चिम में, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इसकी चौड़ाई तो अधिक रह गई, दबाव कम कर रहने के कारण इसकी ऊंचाई क्या रहेगी? कम। अब इसका परिणाम इन दोनों प्लेटों के टकराने से ये अभिसरण हुआ दोनों प्लेटों में, और दोनों प्लेटों के अभिसरण स्वरूप क्या निर्माण, उसका नतीजा क्या निकला? ये क्या, किसका निर्माण हो गया? हिमालय का। किसका निर्माण हुआ? हिमालय। ये टेथिस सागर, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई, और जिसके कारण निर्माण किसका हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया। अब ये हिमालय का निर्माण तो हो गया, लेकिन इस हिमालय का विस्तार कहां तक है? तो निर्माण की बात की, तो अब साथ में विस्तार की भी बात करेंगे। तो अब हिमालय का विस्तार, हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक थी, पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या है? कम। और साथ में इसकी औसत हाइट की बात करें तो इसकी औसत हाइट कितनी है? अब ये कौन सी दिशा है और ये कौन सी दिशा है? यहां पर चौड़ाई है 150 किलोमीटर, और जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई है कितनी? 400 किलोमीटर। इसकी औसत हाइट कितनी है? तो इसकी औसत हाइट कितनी है? 6100 मीटर। 6100 मीटर इसकी औसत हाइट हो गई कितनी? 6100 मीटर। और इसकी कुल लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। अब ये दिशा तो हो गई अपनी कौन सी? पश्चिम। और ये हो गया पूर्व। पूर्व में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई क्या है? 400 किलोमीटर अधिक है। अब इसका भी कारण क्या है? जो पश्चिम दिशा में है, यहां पर देखो चौड़ाई अधिक, चौड़ाई क्या है? अधिक, और ऊंचाई, ऊंचाई कम, ऊंचाई कम। और इसका कारण क्या निकलेगा इन दोनों के? कारण, तो कारण क्या है इसका? दबाव का कम होना। दबाव कम होना। क्यों? कि इस दिशा में जो दबाव लग रहा था वो कम लगा, और कम दबाव लगने के कारण इसकी चौड़ाई तो अधिक रह गई, लेकिन ऊंचाई क्या है? कम रह गई। चौड़ाई तो अधिक रह गई, ऊंचाई क्या रह गई? कम। दूसरी ओर यहां पर बात करें पूर्व की ओर, चौड़ाई कम, यहां पर हिमालय की क्या है? चौड़ाई कम, और ऊंचाई क्या है? अधिक। ऊंचाई अधिक। और इसका कारण क्या है? इन दोनों बातों का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या रहेगा? दबाव कम रहेगा, और दबाव अधिक रहेगा,
क्योंकि यहाँ पर दबाव क्या रहा था, कम, और यहाँ पर दबाव अधिक, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों के बीच में दबाव अधिक रहा, तो दबाव अधिक के कारण वो हाइट तो अधिक चला गया, लेकिन तो जिसके कारण चौड़ाई क्या होगी, कम। ये दबाव अधिक लग रहा है तो जिसके कारण ऊंचाई अधिक हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम। तो कारण क्या होना, दबाव अधिक होना, दबाव अधिक होना। तो ये इसके विस्तार की बात की, लेकिन इसका विस्तार तो 100-200 किलोमीटर है, चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर, पूर्व में 150 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6100 मीटर। और साथ में इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये इसके विस्तार की बात हो गई। तो अब ये स्थित कहां पर है, कहां से कहां तक है, अब इसकी स्थिति देखें तो यहां पर यह है पामीर का पठार। कौन सा पठार, पामीर का पठार। और पामीर का पठार जिसे कहा जाता है दुनिया की सत, पामीर का पठार जिसे क्या कहा जाता है, दुनिया की सत, वहां से ये फैला हुआ है और पूरे उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान, तिब्बत, इस पूरे क्षेत्र में, और यहां कर यह जो पर्वत श्रृंखला आती है म्यांमार में, जिसे कहा जाता है अराकान योमा, अराकान योमा। तो ये पामीर के पठार से अराकोन योमा के मध्य स्थित है, 100-200 किलोमीटर लंबा है। और ये पूरा का पूरा जो विस्तार देख रहे हो, जिसके उत्तर में ये तिब्बत का पठार है, ये पूरा तिब्बत का क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र। और यहाँ ये प्रारंभ होता है पामीर के पठार से, और पामीर के पठार को कहा जाता है विश्व की सत, विश्व की सत। और भारत का सबसे बड़ा पठार जो यहाँ पर है, ये लद्दाख आएगा यहाँ पर। विश्व की सत किसे कहा जाता है, तो विश्व की सत पामीर का पठार को कहा जाता है। वहां से ये प्रारंभ हुआ है पामीर के पठार से, और पूर्व में अराकोन यामा तक इसका क्या है, विस्तार। तो इसकी स्थिति क्या है, पामीर के पठार से अराकोन योमा के मध्य इसकी क्या है, स्थिति है। और ये भारत के उत्तर में स्थित है, और ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र में, फिर ये नेपाल में, नेपाल यहाँ पर अपने सिक्किम, पश्चिम बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, और इस क्षेत्र में ये क्या है, फैला हुआ है, इसका विस्तार है। तो इसकी स्थिति को अपन लिख भी लें, स्थिति। तो इसकी स्थिति कहां से कहां तक है, स्थिति। तो ये पामीर के पठार से लेके ये अराकोन यामा तक था, ये अराकोन योमा। और यहां पर जो पठारी भाग था, और यहां पर ये जो पठारी भाग है, ये है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। ये तिब्बत के पठार के तो दक्षिण में है। और यहां पर ये प्रारंभ कहां से होता है, तो पामीर के पठार से, पामीर का पठार। और यहां से प्रारंभ होकर ये जो अपन को दिखाई दे रहा है, ये अपना क्या है, हिमालय। तो इसका विस्तार पामीर के पठार से लेके यहां पर कौन सी पर्वतमालाओं तक है, तो अराकोन योमा, अराकान योमा, अराकान योमा तक ये फैला हुआ है, जो कि अपने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, इन क्षेत्रों में ये क्या है, फैला हुआ है, जो कि 100-200 किलोमीटर लंबा है। अब पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है विश्व की सत, विश्व की सत कहा जाता है। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, विश्व की सत कहा जाता है। अब अगली बात जो करेंगे, अब अपन इसका रियल में क्या करेंगे, अध्ययन। तो अब अगला लिखो, हिमालय का अध्ययन, हिमालय का अध्ययन, हिमालय का अध्ययन। और अध्ययन के आधार पर हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है। और हिमालय का अध्ययन है
वो कितने आधारों पर किया जाएगा? 2 आधारों पर। हिमालय का अध्ययन 2 कौन से आधारों पर किया जाएगा? देखो, हिमालय का अध्ययन 2 आधारों पर किया जाता है। 2 आधारों पर किया जाता है। 2 आधारों पर किया जाता है। अब कौन से 2 आधारों पर किया जाता है? तो 2 आधारों की बात करें, कौन से 2 आधारों पर किया जाता है? तो एक तो किस आधार पर करेंगे? श्रृंखला के आधार पर, और दूसरा प्रादेशिक आधार पर। तो फर्स्ट तो हिमालय का अध्ययन किया जाएगा श्रृंखला के आधार पर। श्रृंखला के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर। और दूसरा किस आधार पर किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। हिमालय का अध्ययन कितने आधारों पर किया जाएगा? अब 2 आधारों पर, एक श्रृंखला के आधार पर और एक प्रादेशिक आधार पर। श्रृंखला के आधार पर जो अपन अध्ययन करेंगे वो कितने रूपों में करेंगे? कितने भागों में? 4 भागों में। और प्रादेशिक आधार पर अपन विभाजन करेंगे, वो भी कितने भागों में करेंगे? 4। और इसका आधार क्या रहेगा? अब ये तो कितने भागों में किया जाएगा? 4। और आधार क्या रहेगा इसका? किसको आधार मानकर अपन करेंगे? तो भ्रंश। भ्रंश को आधार मानकर करेंगे अपन श्रृंखला के आधार पर 4। और प्रादेशिक आधार पर भी कितने भागों में करेंगे? 4। और जिसका आधार क्या रहेगा? तो उसका आधार रहेगा नदियां। क्या रहेगा? नदियां। नदियों के आधार पर, नदियों को आधार मानकर प्रादेशिक आधार पर हिमालय का 4 भागों में अध्ययन करेंगे। जैसे कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय, उन सब का अपन अध्ययन करेंगे प्रादेशिक आधार पर। लेकिन उससे पहले श्रृंखला के आधार पर हिमालय का अध्ययन किया जाएगा, वो 4 भागों में किया जाएगा। कितने भागों में किया जाएगा? 4 भागों में किया जाएगा। तो अपन देखते हैं हिमालय का अध्ययन। और अध्ययन में सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे श्रृंखला के आधार पर। अब श्रृंखला के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? श्रृंखला के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। अब श्रृंखला के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, और जिसका आधार भ्रंश था, इनको मानकर अपन कितने रूपों में करेंगे वर्गीकरण? तो हिमालय को, जैसे ये श्रृंखला के आधार पर ये हिमालय एक हो गया, जिसे अपन कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। तो ये तो अपना हो गया ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद में ये दूसरा जो हिमालय आएगा, इस हिमालय को अपन कहते हैं महान हिमालय या वहद हिमालय। मान या वहद हिमालय। उसके बाद में तीसरा जो हिमालय आता है उसे कहा जाता है मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। उसके बाद में जो 4 नंबर अपना हिमालय आता है उसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। अब हिमालय को अपन ने श्रृंखला के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। ये जो हिमालय है इसका नाम है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और उसके बाद में ये जो हिमालय है इसका नाम है वहद हिमालय। वहद हिमालय। इसे कहा जाता है मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। और जो सबसे दक्षिण में दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय।
शिवालिक हिमालय कहा जाता है। अब इस ट्रांस हिमालय, वहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनके बीच में कौन सा भ्रंश पाया जाता है, इसका क्वेश्चन क्या ज़्यादा पूछा जाता है। अब ये इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, तो इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, ट्रांस हिमालय प्राचीन। और इनमें जैसे जैसे अपन दक्षिण की ओर बढ़ेंगे वो क्या रहेंगे, अपने नवीन। तो इनमें सबसे प्राचीन है वो ट्रांस हिमालय, उसके बाद में वहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और सबसे नवीन के रूप में शिवालिक हिमालय। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। अब साथ में बात करें और कौन से, कि इन दोनों के ट्रांस हिमालय और वहद हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश पाया जाता है, क्योंकि आधार किसको माना था, भ्रंश। तो इसके बीच में जो भ्रंश पाया जाता है उसका नाम है ITSZ, सिंधु सांगपो सत्सर जोन, सिंधु सांगपो सत्सर जोन। और उसके बाद में वहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो भ्रंश पाया जाता है उसे कहा जाता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और लघु हिमालय, मध्य लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो भ्रंश पाया जाता है उसे कहा जाता है MBT। क्या कहा जाता है, MBT। और इस शिवालिक हिमालय के बाद में यहाँ पर आते हैं मैदान, और मैदान और शिवालिक हिमालय के बीच में जो भ्रंश पाया जाता है इसे कहा जाता है HFF। क्या कहा जाता है, HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। अब इनकी पूरी फुल फॉर्म है, इसको अपन एक 3D के रूप में वापस बनाकर, नए सिरे से बनाकर उनका क्या करेंगे, अध्ययन। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है कि MBT जो भ्रंश है वो किन दो हिमालयों के मध्य पाया जाता है, MCT किन दो हिमालयों के मध्य पाया जाता है, यही क्वेश्चन रहते हैं इनका। अपन जैसे इसमें सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उनके दक्षिण में ये वहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। और ये जो तीनों हिमालय है इनको संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं, तो इनको तीनों को संयुक्त रूप से कहते हैं मुख्य हिमालय। क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय। अब मुख्य हिमालय कौन से हैं, तो जिसमें वहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन्हें क्या कहा जाता है, मुख्य हिमालय। इनको अपन 3D रूप में भी समझे, अलग रूप से नए पैटर्न बनाकर। तो ये सबसे उत्तर में अपना ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद में ये आएगा अपना मुख्य हिमालय, जिसमें सबसे पहले महावैद हिमालय, उसके दक्षिण में फिर ये अपना कौन सा आएगा, मध्य हिमालय, और फिर ये आएगा शिवालिक, और फिर ये अपना आ जाएगा मैदान। फिर क्या आ जाएगा, मैदान। अब इनमें से ये जो है इसे अपन कहते हैं कराकोरम श्रेणी। कराकोरम, यहां पर ये जो श्रेणी है इसे कहा जाता है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और यहां पर जो श्रेणी है यह है जास्कर श्रेणी। और इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और उसके बाद में ये जो आपको श्रेणी दिखाई दे रही है, इनमें ये तो है अपना वहद हिमालय, वहद हिमालय। और वहद हिमालय के बाद में ये है अपना मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। और उसके बाद में ये है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय समाप्त होने के साथ में बहुत बड़े बड़े मैदान प्रारंभ होते हैं, जिनमें कंकड़ पत्थर वाला ये है अपना बाबर, उसके आगे पानी फैलता है वो तराई, फिर ये आ जाता है मैदान। तो ये अगला अपना क्या रहेगा, ये शिवालिक के बाद में आते हैं मैदान। शिवालिक के बाद में क्या दिखाई देते हैं, मैदान। अब इनमें से जो ये तीनों है, इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है मुख्य हिमालय। क्या कहा जाता है, मुख्य हिमालय। ये तीनों कौन से रहेंगे, मुख्य हिमालय। इनमें से जो ये ट्रांस हिमालय, जिसमें जास्कर श्रेणी और वहद हिमालय के बीच में जो ये अपना पाया जाता है, भ्रंश पाया जाता है, जिसका नाम है ITSZ,
जिसे हिंदी में कहते हैं सिंधु, सांगपो, सस्सर जोन। और जो वहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये जो भ्रंश पाया जाता है इसे कहा जाता है MCT, मतलब मेन सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है इसके बीच में जो पाया जाता है इसे कहा जाता है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और जो शिवालिक हिमालय और मैदान के बीच में जो पाया जाता है थ्रस्ट इसे कहा जाता है HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या रहता है HFF का, जिसको मैं यहां पर लिख लेता हूं HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। इसको क्या कहा जाता है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है। अब अपन ने भौगोलिक प्रदेशों में क्या पढ़ा, भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन दो रूपों में, उच्चावच के आधार पर, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। उच्चावच के आधार पर 4 प्रकार के थे, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान। उसके बाद में भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर सब प्रकार के थे जिनका अध्ययन अपन ने किया। उनमें सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं अपन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें अपन ने उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका विस्तार कहाँ पर है और उसकी स्थिति कहाँ पर है, और उसका अध्ययन में अपन ने प्रारंभ कर दिया कि उसका अध्ययन अपन किस रूपों में करेंगे, दो रूपों में, एक श्रृंखला के आधार पर, दूसरा प्रादेशिक आधार पर। तो श्रृंखला के आधार पर अपन ने इसका अध्ययन प्रारंभ किया, जो कि अगला यहाँ तक पढ़ा है और अगला अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।